Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So, in our previous lectures, we talked about our human respiratory system. और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कॉन्सेप्ट समझा कि ब्रीदिंग किसे कहते हैं और रेस्पिरेशन किसे कहते हैं. हमने समझा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर और हर एक स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है उसके बारे में पढ़ा. जैसे इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर्स लाइक योर नेज़ल चैम्बर और नेज़ल चैम्बर का इम्पोर्टेंस. हमने पढ़ा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई एंड your lungs. So your lungs and all these structures, your bronchi, bronchioles, alveoli, all these, they are present in your thoracic chamber. I hope you know what a thoracic chamber is. This is your thoracic chamber, thorax, and below the abdomen, below the diaphragm is your abdomen. So your diaphragm is a muscular structure. It is dome shaped. This is a dome shaped muscular structure known as diaphragm. It's also a characteristic feature of mammalian class. Okay, so this is the upper region. Your chest region is actually your thorax part of the body. So we are aware of the basic structure of our ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ पे मौजूद होंगे आपके लंग्स और ये है आपकी थोरैसिक कैविटी. इसी थोरैसिक कैविटी के थ्रू आप समझने वाले हैं कि हवा जो है वो इधर से, यहाँ से पढ़ते हैं, हवा जो है इसी थोरैसिक कैविटी से अंदर, इसी एटमॉस्फेयर से आपकी थोरैसिक कैविटी में आने वाली है और यहाँ से बाहर भी जाने वाली है. साथ ही में हमने समझा था बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अनदर वन इज योर रेस्पिरेशन क्या होता है, और रेस्पिरेशन का स्टेप्स पढ़े थे हमने. स्टेप नंबर 1 हमने पढ़ा था पल्मोनरी वेंटिलेशन. बेसिकली हमने गैसेस का डायरेक्शन देखा था. पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या हो रहा था, पल्मोनरी वेंटिलेशन में हवा ब्रीदिंग हो रही थी. बेसिकली बाहर से हवा का आपके लंग्स में आना और लंग्स से बाहर वापस से बाहर जाना. ठीक है, यहाँ से ये जो आपका माउथ है, यहाँ से अंदर टिल लंग्स और फिर लंग्स से बाहर. दिस वाज योर पल्मोनरी वेंटिलेशन. दूसरा था स्टेप नंबर 2 इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यस, वी वर डूइंग एन एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन योर एल्वियोलाई एंड योर पल्मोनरी कैपिलरीज. दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स हमें लंग्स के अंदर मिलते हैं. इस प्रकार से लंग्स के अंदर ये स्ट्रक्चर था और यहाँ पे एक एक्सचेंज हो रहा था. ये स्टेप नंबर 1 पल्मोनरी और ये था स्टेप नंबर 2 जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था. ऑक्सीजन आपको याद होगा, हम साथ ही में रिवाइज भी कर रहे हैं. आपको याद होगा ऑक्सीजन यहाँ से एंटर कर रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एग्जिट कर रहा था. राइट. स्टेप नंबर 2 क्या देखा हमने, स्टेप नंबर 2 देखा हमने ट्रांसपोर्ट. हमारी जो गैसेस हैं, दैट इज़ योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर ऑक्सीजन, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा था. ओके, दिस इज योर स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 4 हमने पढ़ा, अगेन एट टिश्यू लेवल हमें दोबारा एक्सचेंज मिला गैसेस का. फिर दोबारा क्या हुआ, ये आपके टिश्यूज़ हैं, ये आपकी टिश्यू, ये है सिस्टमिक कैपिलरीज थी. ओके, सिस्टमिक कैपिलरीज, राइट. और यहाँ से, और ये है आपके सेल्स, बेसिकली वी कैन से टिश्यूज. ओके, देन गैसेस यहाँ से भी एक्सचेंज हो रही थी. जो गैस आपके टिश्यू के अंदर एंटर कर रही थी वो थी आपकी ऑक्सीजन, और जो रिमूव हो रही थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ट्रांसपोर्ट होकर के सेम डायरेक्शन से बाहर आने वाली थी. स्टेप नंबर 5 था सेल्यूलर रेस्पिरेशन. बेसिकली जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं विच आर कैटाबॉलिक, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड्स सो एज टू मेक एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी
आपके फूड मॉलिक्यूल से, कंपाउंड से, लेट्स से जो आपके ग्लूकोज थे, इसका कैटाबोलिक रिएक्शन हो रहा था और एंड प्रोडक्ट बन रहे थे हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगी। और ये एक सिंगल केमिकल रिएक्शन नहीं थी, बल्कि ये यहाँ पे चेन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहा था और इसी के थ्रू हमें मिल रही थी एनर्जी और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल रहे थे। सिंपल, हमने बेसिक जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का समझ लिया है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो भी समझ लिया है। I hope we are very much clear about it. Now we are going to understand what our today's discussion is. हमें समझना है पल्मोनरी वेंटिलेशन, कि पल्मोनरी वेंटिलेशन आखिर हो कैसे रहा है। यहाँ से हवा, आपके लंग्स से जो हवा है वो यहाँ से बाहर और बाहर से अंदर आखिर आ कैसे रही है, कोई मैकेनिज्म रहा होगा, राइट? तो आज हम वही डिस्कस करेंगे इन डिटेल। Okay, so before you understand the mechanism of your pulmonary ventilation, we have to understand a basic concept about behavior of gases. Okay, so what happens? Now, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि रिवीजन खत्म हो चुकी है, नए कॉन्सेप्ट आने को तैयार है। ध्यान दीजिए, बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो हमारे पास एक लॉ है जिसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। इस बॉयल्स लॉ के हिसाब से एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ कांस्टेंट मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो अगर एक मास जो है गैस का वो भी कांस्टेंट है, पर्टिकुलर एट अ कांस्टेंट मास ऑफ गैस, जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है उसके बीच, उसका और प्रेशर के बीच का रिश्ता कुछ इस प्रकार से है। इनवर्स प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम को आप इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा और अगर आप वॉल्यूम को कम करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ये किस प्रकार से हो रहा है देखिए, जस्ट गैसेस, आप जानते हैं कि गैसेस जो है वो डिफ्यूज आउट करते हैं, चारों डायरेक्शन में फैल जाती हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई रहती है। तो अक्सर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कोलाइड करते हैं और साथ ही में जब भी किसी चैम्बर में मौजूद होंगे, ऐसे तो आप उसका वॉल्यूम कैसे ही मेजर कर पाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि ये है आपका एक गैस चैम्बर, ठीक है। ये गैस चैम्बर है, इसमें कोई गैस फिल्ड है, इसके अंदर कोई गैस फिल्ड है जिसका मास कांस्टेंट है, ठीक है। और यूँ समझ लीजिए कि ये एक और गैस चैम्बर है, दोनों का आइडेंटिकल साइज है, आइडेंटिकल वॉल्यूम है दोनों चैम्बर्स का। जब हम गैसेस की वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो वॉल्यूम हम उसकी बात करते हैं जो कि जिस चैम्बर में, जिस एयर टाइट, ये दोनों एयर टाइट चैम्बर हैं और इन दोनों चैम्बर्स के वॉल्यूम की बात करेंगे तो दोनों में गैसेस तो फिल्ड हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे समझ लीजिए कि हमने एक पिस्टन लगा रखी है और ये भी एयर टाइट स्ट्रक्चर की तरह है और चारों तरफ से ये बंद है। इसका तो यहाँ पे प्रेशर, यूँ समझ लीजिए कि इस चैम्बर के बारे में हम अगर बात करें तो यहाँ का वॉल्यूम दोनों का सेम है और यहाँ पे ये जो गैसेस हैं ये चारों डायरेक्शन में मूव करेंगी क्योंकि इनके पास इनफ स्पेस है। तो अक्सर क्या होता है कि ये कुछ आपस में कोलाइड करते हैं ये मॉलिक्यूल्स और साथ ही में ये कोलाइड करने लग जाते हैं इसकी दीवारों पर, द वॉल्स ऑफ दिस एयर टाइट चैम्बर। इन्हीं कोलिजन्स की वजह से एक प्रेशर बिल्ड होता है इनसाइड। प्रेशर का अर्थ होता है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे फोर्स से वो बजेगा और टोटल एरिया जब हम देखेंगे, निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो बेसिकली इसके कोलिजन्स की वजह से अंदर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ओके, तो जब भी हम पिस्टन से यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई करके जब हम इसको मूव करेंगे ना अंदर, तो समझ लो कि हमने इसका वॉल्यूम डिक्रीज करा दिया।
अब इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम पहले था इतना, लेकिन जब हमने पिस्टन को मूव किया तो अब इसका वॉल्यूम बस इतना रह गया है। कितना? इतना वॉल्यूम रह गया। नाउ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गैस इज लेस। स्पेस इसके पास कम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम होने की वजह से ये अब ज़्यादा दीवारों के साथ टकरा रहा है। ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हुए तो आपका प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से जब आप देखेंगे कि जैसे ही आपने वॉल्यूम को रिड्यूस कराया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब उनके पास इनफ स्पेस नहीं बची। यूँ समझिए कि अगर एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पे अगर आप 100 बंदे खड़े हैं और एक बहुत बड़ा कमरा है और यहाँ पे 100 बंदे हैं, तो प्रेशर तो यहीं पे ज़्यादा होगा क्योंकि इनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो ये ज़्यादा टकराएंगे, कोलाइड करेंगे विद द बॉल्स, किसी फोर्स के साथ ही कोलाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेशर बिल्ड करेंगे। ओके, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड ऑन द वॉल्स will increase. Okay, now you will see one more thing that we can see. यहाँ पे हमने इतना समझ लिया है कि वॉल्यूम जब जब डिक्रीज कर रही है तो प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है। अब हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी के साथ समझ लेते हैं, क्यों मैंने दूसरा भी चैम्बर बनाया था। हम इन दोनों एयर टाइट चैम्बर के बीच में एक रास्ता बना लेते हैं, जो कि ये रास्ता भी एयर टाइट ही है। अब ये बताइए कि अगर यहाँ पे मैंने इसका वॉल्यूम कम कर दिया है, इसका वॉल्यूम मैंने कम कर दिया इस चैम्बर का, द चैम्बर बी हैज़ लेस वॉल्यूम। इसका मतलब जो चैम्बर बी है इसका वॉल्यूम तो कम हो चुका है और प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ का वॉल्यूम सेम रहा तो प्रेशर भी वैसा ही रहा, लेकिन इसके कंपैरिजन में अब इसका प्रेशर कम है। तो हवा जो गैस है वो किस तरफ मूव करेगी? आप देखेंगे कि गैस जो है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाती है। ठीक है, हवा जो है वो ऑलरेडी ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, सो द गैसेस का एक और बिहेवियर है दैट दे मूव, और यू कैन से दे कैन डिफ्यूज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, यहाँ ये मूव करती हैं, तो हमें एक प्रेशर ग्रेडियंट का होना बहुत ज़रूरी है हवा के मूवमेंट के लिए। और यही कॉन्सेप्ट हमारा लगने वाला है जब हम अपना इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, दैट इज़ योर पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ योर पल्मोनरी वेंटिलेशन। आई होप फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड यू आर क्लियर विथ टू थिंग्स। प्रेशर इंक्रीज होने पे, वॉल्यूम का, चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज होने पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होने पे प्रेशर डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम होने का मतलब है कि ज़्यादा स्पेस है, तो कोलिजन्स वॉल के साथ कम होंगे तो प्रेशर भी कम बिल्ड हो पाएगा। दूसरा ये पढ़ा आपने कि जो गैस है वो डिफ्यूज़ करती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ये गैस का दो बिहेवियर्स हमने पढ़े। यही मैकेनिज्म, यही कॉन्सेप्ट लगता है जब हम पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये है अब हम हमारी थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक जो हमारा कैविटी है उसका स्ट्रक्चर समझेंगे। मैंने आपको बताया कि जो हमारी थोरैसिक कैविटी है ना, ये ऊपर वाली, ये एक एयर टाइट चैम्बर की तरह एक्ट करती है, और इसी के अंदर आपको मिलेंगे आपके लंग्स, और लंग्स आपकी थोरैसिक कैविटी के साथ एकदम ग्लूड होते हैं, जुड़े हुए हैं। इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अगर इसी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो आपके लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है सेम मैनर में। ठीक है, नाउ आपकी जो थोरैसिक कैविटी है वो किससे चारों ओर किससे कवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब ध्यान से सुनिए। एंटीरियर जो होगा वो आपके हेड के रीजन, जो हेड के पास वाला रीजन है हम उसे एंटीरियर बोलेंगे, और जो विच इज़ फार फ्रॉम योर हेड इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। वेंट्रल मैंने बताया जो आपकी बॉडी का फ्रंट साइड, दैट इज़ योर वेंट्रल, एंड पीछे का हिस्सा इज़ योर
dorsal. Now these two bones that I have made, these are your clavicle bones. We have a pair of clavicle bones and ये clavicle जो है they cover your thoracic cavity anteriorly. ये आप देख रहे हैं सामने वेंट्रली प्रेजेंट एक बोन है, ये है आपकी स्टेरनम और ये कवर करती है थोरैसिक कैविटी को वेंट्रल रीजन से. ये जो आप देख रहे हैं वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. ये बन के दो पूरा एक रिब केज बनाते हैं एंड दे कवर योर थोरैसिक कैविटी लेटरली, मतलब साइड से. और पीछे से ये पीछे का स्ट्रक्चर है ना कि फ्रंट का, ये पीछे से ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर हमने बनाया ये है आपकी वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम तो आपको पता है इट इज प्रेजेंट डॉर्सली, सो इट कवर्स योर थोरैसिक कैविटी डॉर्सली. और नीचे में यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मैंने अभी भी बताया आपको, ये है डायाफ्राम. ये कवर करती है आपकी थोरैसिक कैविटी को पोस्टीरियरली. और ये जो दो बोन्स हैं रिब बोन्स हैं, ये जो रिब केज बनता है, रिब्स हैं, इन दोनों के बीच में कुछ मसल्स मौजूद रहते हैं. एक है इंटरकॉस्टल मसल्स, यह इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. तो जो हमारे लंग्स हैं, जैसे ये हमारे लंग्स हैं, ये मस्कुलर नहीं है. ये लंग्स इलास्टिक ज़रूर है मगर मस्कुलर नहीं है. इसीलिए जब भी आपकी थोरैसिक कैविटी जो है मसल्स की मूवमेंट की वजह से आपकी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तब आपके लंग्स की वॉल्यूम भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी. लंग्स खुद अपनी वॉल्यूम को कम ज़्यादा नहीं कर सकते. आपकी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी जा करके आपके लंग्स एक्सपैंड या रिलैक्स कर सकते हैं. अब कुछ ऐसे मसल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन योर इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. पहला मस्कुलर स्ट्रक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका डायाफ्राम और दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही आपका इंस्पायरेशन होने वाला है. जब जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब इंस्पायरेशन होगा. ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्शन से, ये इम्पॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन से इंस्पायरेशन होना है कि बाहर से हवा अंदर आएगी. और यही सेम मसल्स दैट इज योर diaphragm and your external not internal external intercostal muscles जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी, दोनों की दोनों मसल्स जब रिलैक्स करेंगी तब आपका एक्सपायरेशन होगा. ठीक है. अब यूँ समझिए कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन आपका जो एक्सपायरेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है. तो जब आप कॉन्ट्रैक्शन होती है दोनों मसल्स की और हवा अंदर आती है तो ये एक एक्टिव प्रोसेस बनता है. और वही मसल्स अल्टीमेटली रिलैक्स तो होंगी ही, तो वो जो रिलैक्स करती हैं तो एक्सपायरेशन हो जाता है. तो ये एक पैसिव प्रोसेस बन जाता है. अब हम समझेंगे कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कैसे हो रहा है. आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के स्ट्रक्चर्स, इसी के ये मसल्स और ये वाले मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब इसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है. ओके, सो द मसल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन योर इंस्पायरेशन आर, देखो दो तरीके की इंस्पायरेशन होती है. एक होती है नॉर्मल इंस्पायरेशन और दूसरी होती है जिसमें फोर्स्ड इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है. नॉर्मल इंस्पायरेशन वो होती है जब आप नॉर्मली, मतलब कोई आप एक्सेसिव ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो, एक ऐसी जो साइलेंटली ब्रीदिंग हो रही है, साइलेंट ब्रीदिंग है जो आप नॉर्मली ऑल द टाइम करते हो. जब आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, उस दौरान जो आपकी ब्रीदिंग है वो साइलेंट ब्रीदिंग है. इसके लिए आपको ये आपकी इन डिफ़ॉल्ट पाथवे में चल रही है. मतलब ये कि आपके कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सो भी रहे हो तभी आपकी ब्रीदिंग चल ही रही है. दैट इज़ योर साइलेंट ब्रीदिंग. लेकिन जब आप
फोर्स्ड इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हो, मतलब कॉन्शियसली ज़्यादा ज़ोर से जब आप करते हो, एक्सेस हवा इंस्पायर और एक्सपायर करते हो, उस दौरान आपकी जो मसल्स हैं, मोर देन दीज योर डायफ्राम एंड योर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इनके अलावा भी और भी मसल्स यूज़ होते हैं। बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो नॉर्मल इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन है, हम एक यहाँ पे एक ये बनाते हैं। ये है आपकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में हम समझते हैं कैसे हो रहा है। हमें इतना समझ में आ गया है कि कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, कौन सा प्रोसेस एक्टिव है और कौन सा प्रोसेस पैसिव है। और ये जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये है साइलेंट ब्रीदिंग का, ओके। तो इंस्पायरेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो है आपका डायाफ्राम और है आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ओके। इनमें भी सेम मसल्स इन्वॉल्व हैं, पर इनका क्या होने वाला है, ये दोनों मसल्स जो हैं, लेट्स कॉल देम डी एंड योर EIC मसल्स, इनका होगा कॉन्ट्रैक्शन। और इन्हीं मसल्स का एक्सपायरेशन के दौरान होने वाला है D एंड EIC विल रिलैक्स। ये जो आपकी इंस्पायरेशन के दौरान ये जो डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसी वजह से ये एक एक्टिव प्रोसेस है, बिकॉज वी नो मसल का कॉन्ट्रैक्शन एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें ATP का, एनर्जी का इस्तेमाल होता है। मगर जो रिलैक्सेशन होती है वो एक पैसिव प्रोसेस की तरह आती है। और एक्सपायरेशन ये कौन सी है आपकी? नॉर्मल एक्सपायरेशन है, नॉट दी फोर्स्ड वन, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, यू समझिए कि ये है आपकी, जो मैंने पीछे आपको एक गैस चैम्बर बना के दिया था ना यहाँ पे मैंने आपको एक गैस चैम्बर की बताया था। आप यूँ समझिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारी जो थोरैसिक कैविटी है, उन दोनों के बीच में भी कुछ ऐसा ही रिश्ता जुड़ा है। आप इससे आप अगर अपनी थोरैसिक कैविटी माने और इससे अपना पूरा इन्वायरमेंट, और ये रहा आपका ट्रैकिया, तो अगर आप अपनी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम या ज़्यादा करेंगे इस पिस्टन के मूवमेंट से, अगर आप इस पिस्टन के मूवमेंट से इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हो इस चैम्बर का। जब आप इसका वॉल्यूम कम कर रहे हो तो आपका प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर है कम, तो प्रेशर हमेशा ज़्यादा से कम जाएगा, तो हवा एक्सपायर होगी। इसी चैम्बर की आप वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो? जब आप इसी पिस्टन को आप पीछे खींच लो, तो इसका वॉल्यूम अब इतना हो गया, समझ रहे हैं? वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, कंपैरेटिवली यहाँ का प्रेशर हाई, तो हवा इस तरफ। यूँ समझिए कि ये थोरैसिक कैविटी है और ये एटमॉस्फेयर, और आपको थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो आपके मसल से, और वो मसल्स हैं आपके डायाफ्राम और आपके एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। सो व्हाट हैपन्स इन योर इंस्पायरेशन, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इंस्पायरेशन में ये समझिए कि ये है आपका ट्रैकिया और यहाँ से हवा बाहर जानी है। ये यूँ समझिए कि थोरैसिक, इतना बात समझ लीजिए कि जो थोरैसिक कैविटी है, इसका कम या ज़्यादा वॉल्यूम या प्रेशर कम या ज़्यादा होगा, आपके लंग्स में भी सेम इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि दोनों दे आर वेरी ग्लूड टुगेदर। एंड इसी वजह से आपको पता है कि जो प्लूरल फ्लूइड है वहाँ रोल प्ले करता है। प्लूरल फ्लूइड जो है, इवन दो दे आर ग्लूड वेरी क्लोजली, प्लूरल फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन नहीं होने देता, इसकी एक्सपेंशन और नॉर्मल साइज में आना और एक्सपैंड करना, उस दौरान उन दोनों में फ्रिक्शन नहीं होने देता। सो हमें क्या करना है, आपके मसल्स क्या करते हैं, आपकी थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करते हैं। यूँ समझिए कि ये है आपका डायफ्राम जो कि डोम शेप्ड है,
ये आपका डायफ्राम जो है ये डोम शेप्ड है, ये आपका डायफ्राम है जो कि डोम शेप्ड है, डोम शेप्ड है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसकी एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, इस एक्सिस को हम बोलेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंटीरियर हिस्सा है, ये पोस्टीरियर हिस्सा है। तो ये जो आपका डायफ्राम है, ये जो आपका डायफ्राम है, ये अगर मैं इसको रिलैक्स, अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाऊँ तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, ये ऐसे हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। मतलब डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये डोम शेप्ड से फ्लैट हो गया। फ्लैट होने के कारण आप देखेंगे कि इसकी जो पहले तो थी इतनी वॉल्यूम, अब वॉल्यूम बढ़ने के कारण इतनी हो गई है, बढ़ गई वॉल्यूम। तो इसकी जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस थी पहले इतनी थी और बढ़ने के कारण फिर इतनी हो गई। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ गई, मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ किसका, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ आपकी थोरैसिक कैविटी का, और इसी की वजह से आपकी जो लंग्स के अंदर की वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो लंग्स की वॉल्यूम और लंग्स का प्रेशर अगर हमें उसकी बात करनी हो तो उसके लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं पल्मोनरी। तो आपकी पल्मोनरी थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज कर दो और इसी दौरान आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई। और वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण आपको पता है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का रिश्ता कुछ इनवर्स है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होने वाला है। तो आपका पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सो अंदर का प्रेशर कम और बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया है। आप यूँ समझिए कि पहले आपकी कैविटी कुछ इस प्रकार थी और फिर आपकी कैविटी ऐसे हो गई। ठीक है, कैविटी जो ऐसे हुई है, कैविटी आपकी, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, पल्मोनरी प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ गई और पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो अब अंदर का प्रेशर है कम, लेकिन बाहर का प्रेशर तो ज़्यादा है कंपैरिजन में, दैट इज़ योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर। तो हवा कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, आई टोल्ड यू प्रेशर में आपकी जो हवा का जो डिफ्यूजन है, जो बहाव है, वो ज़्यादा से कम होता है। तो आपका होगा यहाँ से इंस्पायरेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका डायफ्राम काम करता है। सेम, बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अब आपका दूसरा मसल्स, दैट इज योर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स करेंगे। ये यूँ समझिए कि ये है आपकी रिब्स और ये है आपके बीच के यहाँ के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के साथ, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस नहीं बट डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ये है आपकी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, मतलब फ्रंट और बैक, राइट। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे डॉर्सो वेंट्रली। बेसिकली जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी रिब्स का स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसे हो जाता है। पहले ये ऐसे थी ना, ये समझिए पहले ऐसी है, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अब हम इसकी भी कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये मूव करेगा अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। आपने देखा होगा जब भी आप सांस लेते हो तो आपकी जो चेस्ट है वो फूल जाती है, कुछ इस प्रकार से फूलती है कि रिब्स जो है वो मूव करती हैं अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ, और फ्रंट की तरफ आउटवर्ड। तो ये जो नैरो है ना,
ये आपकी एक्सिस नैरो है, तो ये जब मूव करेगी ना तो ये ऐसी हो जाती है, खुल जाती है, और आपका डोम शेप्ड था वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। मतलब ये तो ऊपर गई, एक तो ऊपर गया, दूसरा इस तरीके से हो गया, मतलब इसका डोर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ गया, छाती फूल गई। तो आपके जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो रिब्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं और बाहर की तरफ खींचते हैं, ताकि आपकी थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लिखते हैं हम, चलिए हम दोबारा से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। सो व्हाट हैपेंड, योर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स दे ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो अगेन यू शुड रिमेंबर कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, तो इन्होंने थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करवा दी, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, डोर्सो वेंट्रली वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, आपकी डोर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ गई। ठीक है, और थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का रिलेशन इन्वर्स होने के कारण आपकी पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर डिक्रीज होने के कारण अब हवा का बहाव, हवा का जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। वैसा ही है जैसा हमने ऊपर पढ़ा। तो जब आपकी वॉल्यूम जो है, अंदर का वॉल्यूम बढ़ा और प्रेशर जो है वो घट गया और बाहर का कंपैरेटिवली प्रेशर ज़्यादा था, तो हवा आएगी अंदर। तो यहाँ पे हुआ इंस्पायरेशन। तो कंक्लूजन के तौर पे पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हुआ, यस, एंड यहाँ पे हुआ इंस्पायरेशन, यहाँ पे भी हुआ इंस्पायरेशन। बेसिकली हमने जो समझा वो ये समझा, इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये समझा कि हमारा डायफ्राम और हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स इंस्पायरेशन में काम करते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा और आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ जाएगी। आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इन रिब्स को ऊपर और आगे की तरफ खींचेंगे, कुछ इस प्रकार से कि आपकी यही छाती जो ऐसे नैरो है तो ये फूलकर ऐसी हो जाएगी, और आपका ये जो एक्सिस है इस प्रकार से, ये एक्सिस जो है आपका डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, और अंदर का वॉल्यूम बढ़ा तो मतलब अंदर का वॉल्यूम बढ़ने का मतलब प्रेशर कम हो गया। प्रेशर अंदर कम और प्रेशर बाहर ज़्यादा का मतलब हवा अब आएगी अंदर, और इसी का नाम है इंस्पायरेशन, और इसी का नाम है इंस्पायरेशन। पॉइंट्स टू बी नोटेड, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम करेंगे, एक्टिव है, ओके, एक्टिव है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे, और एयर का होगा मूवमेंट आउट से इन। बेसिकली जो हमने पूरा पढ़ा ये है आपका कंक्लूजन। अब एक्सपायरेशन कैसे होगा? एक्सपायरेशन इसी का उल्टा कर दो। यही चीज़ जब वापस से नॉर्मल, अपने नॉर्मल पोजीशन में आएगी तो वही तो काम करने वाली है। जब नॉर्मल आएगी तो वो कैसे होगा? जो चीज़ डोम शेप्ड थी, जो चीज़ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्लैट हो गई थी, जब उसका दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब वो फ्लैट हो गई थी ना, ऐसे फ्लैट हो गई थी, ये समझिए आपकी थोरैसिक कैविटी। ठीक है, और ये है आपका थोरैसिक चैम्बर। ऐसा तो बीच में लंग्स आएंगे, आई एम नॉट ड्राइंग इट टू लाइक मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर और आसानी से। तो अभी यही जो सेम हमारे मसल्स हैं, जब ये ऐसे और ऐसे, जब ये अपनी पुराने शेप में, ओरिजिनल शेप में आएंगे, विच इज़ डायफ्राम का डोम, और आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब नॉर्मल
आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब आपके नॉर्मली अपने ओरिजिनल शेप में आएंगे, जब रिलैक्स करेंगे तब क्या होगा? ओके, नाउ राइट इट डाउन। आपका डायफ्राम रिलैक्स हुआ, मतलब डोम शेप्ड में आ गया। डोम्ड नहीं, डोम शेप्ड। ओके, आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हुए। ओके, एंड ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गए, ओरिजिनल शेप में आ गए हैं। और दोनों के रिलैक्सेशन की वजह से एक काम हो रहा है, और वो है आपकी थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, और आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी, और आपका पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जब आपका पल्मोनरी प्रेशर कुछ इस प्रकार से अंदर का इंक्रीज हो गया है, और कंपैरेटिवली इतना कि बाहर का प्रेशर अब उसके कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया है, तो अब हवा का डायरेक्शन होगा अंदर से बाहर। तो यहाँ पे होने वाला है एक्सपायरेशन, कि अब हवा इनसाइड से आउटसाइड जा रही है।